RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य काल का आज दूसरा वीडियो रहेगा। 2-3 वीडियो और आएंगे, तो धीरे धीरे दोस्तों हम पढ़ते रहेंगे और बहुत जल्दी इसको हम पूरा कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दोस्तों हम पढ़ चुके थे, पुरातात्विक स्रोत पर आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या पढ़ना है। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। पुरातात्विक स्रोतों में मित्रों पढ़ना है रुद्र दामन का अभिलेख। रुद्र दामन एवं रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख मित्रों ये पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख पढ़ने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख पढ़ने हैं मित्रों, मेरे साथ आप स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। इसमें सोहगौरा अभिलेख पढ़ना है। क्या? सोहगौरा अभिलेख पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे स्रोत पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य को जानने के। और पढ़ना है महास्थान अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख पढ़ना है। अशोक के अभिलेख पढ़ने हैं। मित्रों, अशोक के अभिलेख। इस अशोक के अभिलेख का एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दूंगा, इसको एक में नहीं पढ़ेंगे। तो मित्रों ये पढ़ने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए धीरे धीरे इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो देखते हैं मित्रों सोहगौरा अभिलेख को, और सबसे पहले रुद्र दामन अभिलेख को मित्रों हम लोग देख लेते हैं। रुद्र दामन का जो अभिलेख है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको मेरे साथ उतार लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, सबसे पहली बात इसमें ये जाननी है, ये संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है और चंपू शैली में है। तो मित्रों शैली चंपू है और भाषा क्या है? भाषा संस्कृत है। ये आपको जानना है मित्रों। तो जूनागढ़ अभिलेख में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि संस्कृत भाषा में है, चंपू शैली में है। 150 ईस्वी में ये बना था। कब बना था? 150 AD या ईस्वी में बना था। BC होता तो ये पूर्व होता। ये अभिलेख आपको जानना है। इसको किसने बनवाया था? तो शक शासकों ने बनवाया था। शक शासक ने बनवाया था। शक शासक कौन था? तो कार्दनक। नोट कर लेंगे, कार्दनक। किस वंश से था ये भी पूछा जाता है। तो चस्टन वंश। एक ये पॉइंट। ये मित्रों व्याकरण, संस्कृत बहुत पूछा जाता है। ये व्याकरण, संस्कृत, राजनीति, दर्शन शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, प्रकांड विद्वान था। कार्दनक चस्टन वंश से था। व्याकरण, संस्कृत, राजनीति, दर्शन शास्त्र का ये प्रकांड विद्वान था और शक शासक ने इसको बनवाया था। मित्रों एक पॉइंट नोट कर लेंगे। कुछ इससे जानकारी मिलती है, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जानकारी मिलती है? कुछ मित्रों जानकारी मिलती है राज्यपाल और उनके कार्य। इसमें 5 राजाओं के नामों का उल्लेख है। यहाँ हम 5 राज्यपालों के, राज्य के या राजाओं के नामों का उल्लेख है, उनके बारे में मित्रों हम देख लेते हैं। तो पुष्यगुप्त का एक उल्लेख है। पुष्यगुप्त वैश्य का उल्लेख है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों, पुष्यगुप्त वैश्य का उल्लेख है। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे,
सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य से। तुषास्प, दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे, तुषास्प ये तुषास्प बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये पांचों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये बारी बारी से मित्रों पूछ लिए जाते हैं। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या पुनः निर्माण करवाया था, या उसकी मरम्मत करवाई थी, या उसको सही करवाया था। एक पॉइंट है। नहरें निकलवाई थी, दूसरा और पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे, इसने नहरें निकलवाई थी या नहरें निकलवाई थी, या नहरें निकलवाने का काम करवाया था। कौन? तुषास्प। सुविशाख, दूसरा है सुविशाख, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुविशाख ने क्या करवाया था? झीलों के बांध का निर्माण करवाया था, या झील के बांध का निर्माण करवाया था। झील के बांध का निर्माण करवाया था। एक ये पॉइंट मित्रों नोट कर लेंगे मेरे साथ। चौथा नाम है पर्णदत्त। क्या नाम है? पर्णदत्त ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बेटा भी है। कौन? चक्रपाली। इसका पुत्र है 5 नंबर चक्रपाली, ये भी पूछे जाते हैं। ये इसका पुत्र है, नोट कर लेंगे। पर्णदत्त का ये कौन है? पुत्र है। तो पर्णदत्त ने बांध का पुनर्निर्माण करवाया। पर्णदत्त ने बांध का पुनः निर्माण करवाया। एक ये पॉइंट पूछा जाता है। सब सुदर्शन झील के बारे में बात हो रही है मित्रों, जिसका जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और इसने विष्णु की मूर्ति, जो चक्रपाल है, इसने विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करवाई थी। विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करवाई थी। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों, अभी मैं बता रहा हूँ। देखते हैं मित्रों, ये तो मैंने बता दिया। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये सारी जानकारी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ से मिलती है मित्रों। अब ये बात करते हैं कि ये किसके शासनकाल में कार्य संपन्न हुआ था। तो ये जो दो हैं, ये मौर्य वंश में संपन्न हुआ था। ये चंद्रगुप्त के समय पर संपन्न हुआ था, और ये कार्य अशोक ने तुषास्प से संपन्न करवाया था। अर्थात मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया और नहरें निकलवाई। अब यदि हम बात करें तो ये क्षत्रप वंश था। रुद्रदामन जो है, ये आपका इधर सुविशाख, ये क्षत्रप वंश में एक राजा हुआ है। उस राजा का नाम है रुद्रदामन। क्या? रुद्रदामन। तो उसके सुविशाख राज्यपाल ने झील के बांध का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी रुद्रदामन से मिलती है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, क्षत्रप वंश से रुद्रदामन था। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है कब? चंद्रगुप्त के समय पर। और इस पूरी घटना की जानकारी जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है, जो कि रुद्रदामन ये स्थापित करवाता है, जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय या मौर्य वंश की जानकारी है, क्षत्रप वंश की जानकारी है, और गुप्त राजवंश की भी जानकारी है, क्योंकि ये दोनों गुप्त राज्य के हैं, ये गुप्त वंश के हैं। तो गुप्त वंश के समय के कार्य हैं। पर्णदत्त ये स्कंदगुप्त के समय का है। स्कंदगुप्त का राज्यपाल है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आगे अब देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त के
एक और अभिलेख में बढ़ते हैं, सोहगौरा अभिलेख देखते हैं मित्रों। सोहगौरा अभिलेख मेरे साथ उतारते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यूपीएससी की किताबों को सॉल्व करते हैं, जैसे घटना चक्र को सॉल्व करेंगे, तो 90% हमारे वीडियो से ही आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। चलिए मित्रों, अब चंद्रगुप्त का अभिलेख देखते हैं। चंद्रगुप्त के अभिलेख, ये मौर्य वंश का था, आप जानते ही। कौन? सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख, एक ये पॉइंट। सोहगौरा अभिलेख कहाँ है? जैसे रुद्रदामन गुजरात में था, तो सोहगौरा कहाँ है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इससे क्या जानकारी मिलती है सोहगौरा अभिलेख से? इससे जानकारी मिलती है कि एक भीषण अकाल में अन्न बंटवाने की जानकारी मिलती है। अन्न बंटवाने की जानकारी मिलती है। की जानकारी आपको हम बता दें कि इतना भीषण काल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कि ये दुखी हो जाता है, स्थिति संभाल नहीं पाता है। इसलिए अपने बेटे सिंहसेन उर्फ बिंदुसार के उत्तराधिकार में गद्दी छोड़कर यह भारत के दक्षिण दिशा में अर्थात कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पर स्थूलभद्र के साथ क्या नाम है, रुद्रदामन स्थूलभद्र के साथ जाता है और संलेखना ले लेता है। वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना भीषण काल पड़ता है। उसी में घटना है अन्न बांटने की घटना, वो आपको सोहगौरा से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एक है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महास्थान अभिलेख नोट कर लेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बांग्लादेश में है। ये बांग्लादेश में है। तो महास्थान अभिलेख कहाँ है? बांग्लादेश में है, बोगरा जिला में है। वर्तमान में कौन सा जिला है? जिला बोगरा। जिला है बोगरा। बोगरा जिला कहाँ है? तो बोगरा जिला ये बांग्लादेश में है। तो एक पॉइंट नोट कर लेंगे, महास्थान अभिलेख बांग्लादेश में है, बोगरा जिला में है। इससे भी अन्न बंटवाने की जानकारी मिलती है। अन्न बंटवाने की जानकारी मिलती है। एक ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों, अन्न बंटवाने की जानकारी या खाद्यान्न बंटवाने की जानकारी है। अब देखिए अशोक के अभिलेख देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख हम सारे नहीं बताएंगे। अशोक ने किन किन लिपियों का प्रयोग किया है, इस पर हम सब चर्चा करेंगे बस। तो यदि हम बात करें अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, इस पर यदि हम चर्चा करें अशोक के अभिलेखों पर, तो यदि हम बात करते हैं तो क्या क्या इसमें नोट करना अशोक के अभिलेखों में? देखिए मेरे साथ आप नोट करें। इसने ईरानी या फारस, ईरानी या फारस, ईरान से प्रभावी होकर या फारस से प्रभावी होकर ये अभिलेख बनाता है। अभिलेख, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर आया था तो उसी ने प्रारंभ करवाए थे, अभिलेखों की स्थापना करना उसने स्टार्ट करवाया था। तो ईरानी या फारस से प्रभावी होकर अभिलेख लिखवाना प्रारंभ करता है। एक ये पॉइंट कर लेंगे। अब तक एक पॉइंट ये, अब तक 47 स्थानों से, अब तक 47 स्थानों से 150 अभिलेख, अब तक 47 स्थानों से 150 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक ये पॉइंट, अब तक 47 स्थानों से 150 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अशोक के। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। डी आर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास, अशोक का इतिहास लिखने की बात कही या लिखने का प्रयास किया। लिखने का
प्रयास किया। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि डी.आर. भंडारकर ने अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया अभिलेखों के द्वारा। अभिलेखों के द्वारा एक ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि अभिलेखों को आधार मानकर अशोक का इतिहास किसने लिखा, तो डी.आर. भंडारकर। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अब देखिए, जो अशोक के अभिलेख थे, इनकी भाषा क्या थी, ये बहुत पूछा जाता है। इनकी भाषा प्रकृत थी। एक मित्रों ये। अब इनकी लिपि कौन थी, लिपि देखिए, भाषा प्रकृत थी, लिपि कौन थी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी, ब्राह्मी थी। एक ये पॉइंट ब्राह्मी थी। और कैसी थी, तो खरोष्ठी थी, ब्राह्मी खरोष्ठी, ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी। अरेमाइक यूनानी थी, अरेमाइक और यूनानी थी। तो ये चारों लिपियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे बहुत सारे अभिलेख आपको प्राप्त होंगे अभी। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी, प्राकृत थी। लिपियां कैसी थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक और यूनानी थी, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी मित्रों, नोट कर लेंगे। मौर्य काल या कह सकते हैं प्राक मौर्य काल। चलिए आगे इस पर भी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। प्राक मौर्य काल के उदाहरण प्राक मौर्य काल के उदाहरण या प्राक मौर्य काल के, ये से नोट करिए, प्राक मौर्य काल के ब्राह्मी लिपि के उदाहरण, ब्राह्मी लिपि के उदाहरण, ये पॉइंट ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें कौन कौन है, आइए देख लेता हूँ। नाम ले रहा हूँ जैसे अनुराधापुर, ये अभिलेख है अनुराधापुर। जो अनुराधापुर अभिलेख है ये कैसा है, ये ब्राह्मी अभिलेख में है, ब्राह्मी में है। तो और नोट करता हूँ ये कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है, और ये ब्राह्मी लिपि में है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, पीपर हवा, एक ये पॉइंट है। पीपर हवा भी ब्राह्मी लिपि में है। सोगौरा ब्राह्मी लिपि में है। पीपर हवा, सोगौरा, अनुराधापुर, ये सब ब्राह्मी लिपि में है। महास्थान ये भी मौर्य वंश में कैसा है, ये ब्राह्मी लिपि में है। तो इतना पॉइंट नोट कर लेंगे। अब खरोष्ठी का एग्जाम्पल देख लेता हूँ मित्रों। खरोष्ठी बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये किस शैली में है, किस भाषा में, किस लिपि में है। तो यदि खरोष्ठी की चर्चा करें तो शाहबाजगढ़ी खरोष्ठी में है। और मानसेहरा, एक और है मानसेहरा। तो ये दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। खरोष्ठी भाषा नहीं मित्रों, लिपि है ये, खरोष्ठी लिपि में है। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, इन दोनों को बृहद शिलालेख भी कहा जाता है। बृहद शिलालेख भी कहा जाता है। तो बृहद शिलालेख किसे कहा जाता है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा को। अरेमाइक, अगला है अरेमाइक, एक अरेमाइक लिपि है। कौन सी है, अरेमाइक लिपि है। इसके लमधान, एक है लमथान, एक लमथान अभिलेख, या लमथान अभिलेख को जलालाबाद अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जलालाबाद अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में है।
अफगानिस्तान। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि अरेमाइक लिपि का उदाहरण लम्थान अभिलेख है जो कि अफगानिस्तान में है। अब देखिए एक और पॉइंट है, अफगानिस्तान में तो ये है, तो इससे जो निकलने वाला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भाषा क्या है इसकी, तो ये भाषा इसकी सीरियाई है। कैसी है? सीरियाई, सीरियाई। अब देखिए यहाँ पर जो ये लम्थान या जलालाबाद अभिलेख है तो अरेमाइक लिपि है, भाषा सीरियाई है और ये अफगानिस्तान में पाया जाता है। लिपि इसकी अरेमाइक है। किसको समर्पित है ये अभिलेख? लम्थान अभिलेख किसको समर्पित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रेमी डेटो अधिकारी को समर्पित है। रेमी डेटो अधिकारी को समर्पित है। एक पॉइंट ये नोट करेंगे, रेमी डेटो अधिकारी को समर्पित है और ये सीरियाई भाषा में है, अरेमाइक लिपि में है, लम्थान अफगानिस्तान में है। तो ये मित्रों नोट कर लेंगे। चलिए एक और उदाहरण मैं देख लेता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। कौन? कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख या और किस नाम से जानते हैं? सरेकुना। कंधार अभिलेख हो गया, सरेकुना हो गया। ये कैसा है? कंधार ये द्विभाषी है। कैसा? द्विभाषी अभिलेख है। कंधार या सरेकुना द्विभाषी अभिलेख है। ये द्विभाषी में तो कौन कौन भाषा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो है अरेमाइक। देख लीजिए मित्रों कंधार या सरेकुना यह द्विभाषी अभिलेख है। अरेमाइक और यूनानी लिपि में है। यूनानी द्विभाषीय द्विलिपि में कह सकते हैं। ये कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, पूछा जाता है मित्रों। थोड़ा और बचा है, इसको देख लेते हैं। देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। अब मित्रों यदि हम बात करें ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख की तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, क्यों ये पूछा जाता है? तो बात करें इसिला नगर की इसमें चर्चा है। किसकी? इसिला नगर की इसमें चर्चा है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है क्योंकि इसिला नगर की इसमें चर्चा करी गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है, एक चापर नाम का व्यक्ति है। चापर नाम का व्यक्ति है जिसके हस्ताक्षर पाए गए हैं अभिलेख पर। एक पॉइंट है। तो इसका मतलब है चापर ऐसा व्यक्ति होगा जो अशोक के शिलालेख लिखता होगा, तभी तो उसके नीचे जैसे कोई अभिलेख हो गया मित्रों, तो यहाँ से सारी बातें लिखी हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर पाए गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं या अनुमान लगाया गया कि चापर नाम का एक व्यक्ति होगा जो अशोक के शिलालेख लिखता होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि ये खरोष्टी भाषा में ही हस्ताक्षर हैं। ये हस्ताक्षर किस में है? खरोष्टी भाषा में है। तो खरोष्टी भाषा में है या खरोष्टी लिपि में है, हम कह सकते हैं। भाषा बार बार प्रयोग कर रहा हूँ जबकि लिपि है मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये खरोष्टी लिपि में है। ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चापर नाम का व्यक्ति जिसने अपने खरोष्टी लिपि में हस्ताक्षर करे हैं तो वो अशोक के शिलालेखों को लिखता होगा। तो मित्रों बात करते हैं कि अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो अशोक के अभिलेख कौन कौन पढ़ेंगे? तो शिलालेख मतलब पत्थर, स्तंभलेख मतलब खंभे और गुहालेख मतलब गुफा, इन पर चर्चा करेंगे। तो लेख, बृहद लेख, लघु लेख दोनों पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।